अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं कि कैसे इटर्नल्स को हराने के लिए आयरन मैन, एज़ेक और मक्कारी ने एक सेलेस्टियल गॉड को बनाया ताकि इटर्नल्स के प्रिंसिपल्स को चेंज करके उन्हें म्यूटेंट्स के साथ रहना सिखाया जाए। लेकिन उस सेलेस्टियल गॉड के बनते ही मामला उल्टा पड़ जाता है। अब तक सिर्फ म्यूटेंट्स पर खतरा था, लेकिन सेलेस्टियल गॉड प्रोजेनेटर के जिंदा होते ही उसने पूरी अर्थ को अपने सामने साबित करने को कह दिया। अब अगर 24 घंटे में इंसानों ने खुद को सही प्रूफ कर लिया तो वो जिएंगे, और अगर ह्यूमंस प्रोजेनेटर के इस जजमेंट में फेल हुए तो वो मरेंगे। अब आगे प्रोजेनरेटर ने अपना फैसला सुना दिया था। उसने इंसानों को सिर्फ 24 घंटे की ही मोहलत दी। गॉड के ऐसा फरमान से सब शॉक में थे। एज़ेक और मक्कारी तो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो गया। एज़ेक कहती है, गॉड इतने अनजस्ट कैसे हो सकते हैं? उन्होंने पहले भी अपने जजमेंट दिए हैं, जिसके बाद हमने तबाही के मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। कहीं इसके ऐसा बनने के पीछे ह्यूमन एलिमेंट तो नहीं है? जिस पर आयरन मैन ने कहा, तुम ऐसे ही सारा ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकती हो? ये हमने मिलकर बनाया है। लेकिन तभी कैप्टन आकर कहते हैं, हम ये ब्लेम डालना किसी और दिन कर लेंगे, पर अभी ज़रूरत है कि हम इस सिचुएशन से बेहतर ढंग से कैसे निपट सकते हैं। वक्त बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। वहीं प्रोजेनेटर कैप्टन की ये सब बातें सुनकर कहता है, ये अभी भी लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है। ये खुद को ऐसे शो करता है जैसे कि ये लीडर हो, इसकी हर कोई बात सुनता है, इसलिए सबसे पहले मैं ही इसे जज करूंगा। तब वो सेलेस्टियल गॉड सबके सामने कैप्टन को जज करते हुए कहता है, तुम हमेशा ही लोगों को इंस्पायर करने, उनके दिलों में उम्मीद जगाने की कोशिश करते हो। तुम प्रिटेंड तो ऐसा करते हो जैसे तुम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हो। तुम एक उस कंट्री के वासी हो जो कि दुनिया में एज अ वर्ल्ड लीडर जाना जाता है, पर क्या तुमने इस दुनिया को बेहतर प्लेस बना पाया? नहीं। क्या तुमने लोगों को इंस्पायर किया? नहीं। तुम फेल ही हुए हो। इसलिए मैं प्रोजेनेटर तुम्हें इस टेस्ट में थम्स डाउन देता हूँ। कैप्टन का गॉड के सामने फेल हो जाना हर किसी को बहुत शॉक कर देता है। ये एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा झटका था ह्यूमंस के लिए, क्योंकि कैप्टन ने हमेशा ही लोगों को इंस्पायर, उनको एक उम्मीद दी है। उन्हें कई लोग सच्चाई का पुतला, कानून का रखवाला मानते हैं। अगर वो ही इस टेस्ट में फेल होने लगे तो बाकियों का क्या होगा? अपना जजमेंट सुनने के बाद भी कैप्टन घबराते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं, ये तुम्हारा तरीका हो सकता है, मेरा नहीं। हम हार नहीं मानने वाले, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इधर एक्सक्लूजन में ड्रूइग यूरेनस से मिलने आता है। ड्रूइग ने कहा, तुमने मार्स पर जो किया वो काबिले तारीफ था। जिस पे यूरेनस ड्रूइग को रोकते हुए कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने मिशन में फेल कर गए, तुम उन द 5 को नहीं मार पाए। ड्रूइग कहता है, मैंने जैक ऑफ नाइफ को उन्हें मारने भेजा था। हाँ, उसने मुझे डिसअपॉइंट जरूर किया, लेकिन उसकी कोशिश अब भी जारी है। हमारी प्रॉब्लम कुछ और है। तो यूरेनस ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे नए गॉड जो आ गए हैं, इस दुनिया ने उनको डिसअपॉइंटमेंट दी है, लेकिन वो अपना फैसला सुनाएंगे। अभी अभी उन्होंने उस कैप्टन को अपने जजमेंट में फेल किया है, क्योंकि वो अपने एम में सक्सेस नहीं हो पाया था। तुम्हें लगता है कि हम उनके जजमेंट से बच जाएंगे? हम इटर्नल्स भी उनके लिए फेलियर हैं, क्योंकि हमने भी अपना तीसरा प्रिंसिपल, करेक्ट द डेविएशन जीन को सही से नहीं निभाया है। हम भी उनकी नज़रों में एक फेलियर ही हैं। जिस पे ड्रूइग कहता है, हम अपने गॉड को यूं ही नाराज नहीं कर सकते, हमें अपना काम करना होगा। हम एक्सेस डेविएशन जीन को खत्म कर रहेंगे। तो यूरेनस ने कहा, ये तुम अकेले इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस पर ड्रूइग ने कहा, ग्रैंडफादर, अभी सिचुएशन उतनी भी हाथ से नहीं निकली है। अगर मुझे आपकी जरूरत लगी तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। इधर अवेंजर्स इस गॉड को बंद करने का सोच रहे होते हैं। टोनी स्टार्क कहता है, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसके नोट को एक जबरदस्त झटका दिया जाए जिससे ये गॉड बंद हो जाए? तो एज़ेक कहती है, तुम्हें क्या ये बस एक साइंस का एक्सपेरिमेंट लग रहा है जिसे तुम कभी भी शट डाउन कर दो? ये हमारे गॉड हैं, हमें इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी। इतना कहकर एज़ेक और मक्कारी वहां से चले जाते हैं। फेस्टोस कहता है, टोनी, इसकी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन इस काम में काफी रिस्क है। हम नहीं जानते कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम इस दुनिया को विनाश के करीब लाकर खड़ा कर दें। एज़ेक एक बिलीवर है, लेकिन मक्कारी वो उससे भी बड़ी बिलीवर है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम कोई और सॉल्यूशन पर वर्क करें, बजाय कि सेलेस्टियल को उड़ाने के। ये सब हमें सेफली और सीक्रेटली करना होगा। जिस पर सिनिस्टर हंसते हुए कहता है, सीक्रेट,
ये मुझे काफी पसंद है। इधर क्राकोआ आइलैंड पर एक साइकिक बैटल चल रही होती है क्योंकि यूनिमाइंड ने म्यूटेंट्स के सभी टेलीपैथ पर सायोनिक अटैक किया था। पर तभी सिनिस्टर उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर कहता है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है, हम इस जजमेंट को रोक सकते हैं, इसके लिए हमें सीक्रेटली कहीं और मीटिंग करनी होगी। और तभी सभी टेलीपैथ एक सीक्रेट टेलीपैथिकली मीटिंग में आ जाते हैं। सिनिस्टर उन्हें सब प्लान बताता है कि वो लोग इस सेलेस्टियल के नॉट को हिट करके उसे शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन सिनिस्टर उन्हें ये नहीं बताता कि इसमें रिस्क है। और अब ये अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ बाकी के म्यूटेंट्स ये सोचने लगते हैं कि उन्हें सिनिस्टर की बात माननी चाहिए या नहीं, जिसके लिए वो लोग वोटिंग करते हैं। हालांकि इस वोटिंग में एमा उस गॉड को उड़ाने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि कुछ म्यूटेंट्स ये बात समझ रहे थे कि ऐसा करना खतरे को और बढ़ाना भी हो सकता है। लेकिन जीन कहती है, हम उसे उड़ाएंगे, हमें ये करना ही होगा। अगर हम एक हेडशॉट ले सकते हैं तो उसे जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो एक सबसे कम रिस्क की चांस होता है। गाइस, ये म्यूटेंट सिनिस्टर की बातों में फंस चुके थे और वोटिंग का रिजल्ट सिनिस्टर के बताए प्लान के मुताबिक निकला। अब ये लोग उस गॉड को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं जिसने ना जाने कितने वर्ड को अपने हाथों से बनाया था। एमा कहती है, अब जब तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है तो जरा मैंने भी कुछ सोचा है। इसमें कुछ मेहनत तो लगी बट वो काम आ गया। तब हम देखते हैं डेविएंट्स को जो कि म्यूटेंट्स के टेलीपोर्टेशन गेट से टेलीपोर्ट होकर सीधा क्राकोआ आइलैंड पर आने लगे थे। साइक्लॉप्स कहता है, ये सब यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये तो डिविएंट्स हैं। जिस पर क्रो डिविएंट का लीडर कहता है, हाँ पर हम इन गेट्स के ही जरिए यहाँ पर आए हैं। तुम हमें डिविएंट्स कहते हो और इटर्नल तुम्हें म्यूटेंट्स कहते हैं। उनके मकसद हमें मारना है। तुम लोग बस हम लोग का एक विकसित वर्जन हो, लेकिन हमारी कोर जेनेटिक्स सेम ही है। हम सभी डिविएंट्स या कहें कि म्यूटेंट्स ही हैं, वरना इन गेट के जरिए हम कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाते। और क्या तुम नहीं चाहोगे कि इस जंग में तुम्हारा हाथ बटाने को और भी लोग हिस्सा ले लें? वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन, एज़ेक और मकारी दूसरे प्लान पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि कैप्टन उन्हें बताते हैं कि कुछ म्यूटेंट्स अपनी पूरी आर्मी के साथ इधर ही आ रहे हैं। ये सुनकर एज़ेक टोनी पर भड़क जाती है क्योंकि उसे लगा कि मना करने के बावजूद भी टोनी ने अपने प्लान को आगे बढ़ाया। टोनी कहता है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। पर जल्दी ही ये लोग समझ जाते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिनिस्टर था। टोनी सिनिस्टर पर गुस्साते हुए पूछता है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? इससे मिलियंस मारे जाएंगे। सिनिस्टर ने कहा, लेकिन बिलियंस को बचाया जा सकता है। हम यही तो करते हैं, लोगों को बचाना। लेकिन ह्यूमंस कभी भी म्यूटेंट्स के सैक्रिफाइस को नहीं समझ पाएंगे। हम इस तरह की ब्लेम्स की आदत डाल चुके हैं। तुम चाहे तो मुझे बाद में थैंक्स कह देना, अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मत कहना क्योंकि तब ये दुनिया ही नहीं बचेगी। वहीं अब म्यूटेंट सिनिस्टर के बताए प्लान के मुताबिक प्रोजेनेटर के पास पहुंच चुके थे। अब क्योंकि सिनिस्टर ने नॉट की सिक्योरिटी को डिसेबल कर दिया था तो म्यूटेंट्स के लिए ये अच्छा चांस था कि वो उसे तोड़ सकें। लेकिन सेलेस्टियल पर हमला होते ही इटर्नल का एक प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल। और तभी वहां पर एक बार माहौल फिर से जंग का बन जाता है। इटर्नल सेलेस्टियल्स के बनाए प्रिंसिपल से बंधे हैं, उन्हें हर हालत में उस सेलेस्टियल को प्रोटेक्ट करना होगा। इटर्नल अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेविएंट्स के आ जाने की वजह से म्यूटेंट्स का पलड़ा अब भारी हो चुका था। तभी जीन ग्रे उस क्रिस्टल नॉट तक पहुंच जाती है और अपनी टेलीकाइनेसिस एनर्जी से उस क्रिस्टल नॉट को तोड़ देती है। आयरन मैन कहता है, ये तुमने क्या किया? इससे लाखों की जानें जा सकती हैं। तुम्हें क्या लगा ये मैंने क्यों नहीं किया? तो जीन घबराते हुए पूछती है, क्या ये सही प्लान नहीं था? टोनी कहता है, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इसमें बहुत रिस्क था, या शायद नहीं था, हम बस अंदाजा लगा रहे थे। पर कुछ मिनट्स तक वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जिस पर टोनी कहता है, शायद ये प्लान सही था। पर तभी वहाँ वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है और एक जबरदस्त शॉक वेव के साथ वो सेलेस्टियल ब्लास्ट हो जाता है। ये धमाका इतना तगड़ा था कि पास के सभी इटर्नल्स और म्यूटेंट्स तुरंत वहीं के वहीं राख में बदल गए। उसके बाद उस जगह के नजदीक के शहर, फिर देश, फिर पूरा कॉन्टिनेंट, ये सब बस तबाह हो रहा था और फिर अंत में बचा तो सिर्फ अंधेरा। पर तभी रोशनी आती है और सबको पता चलता है कि ये बस अभी जो भी हुआ, सेलेस्टियल की नॉट को तोड़ना और इटर्नल्स के साथ जंग, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बस प्रोजेनेटर ने उन सबको एक विजन दिखाया था कि अगर वो लोग ऐसा करते तो उसका परिणाम क्या निकलता। जीन ये सब देखकर रोने लगती है क्योंकि उन म्यूटेंट्स के इस फैसले से पूरी अर्थ अभी तबाह हो सकती थी। फिर प्रोजेनेटर ने कहा,
तुम लोग शायद अभी भी नहीं समझे। मैं ये तुम लोगों को अंतिम चेतावनी देता हूँ कि खुद को या तो साबित करो या फिर मरो। तुम सब के सब जज किए जाओगे और गॉड के इस जजमेंट में एमा को थम्स डाउन, डिविएंट्स को थम्स अप, डेस्टिनी को थम्स डाउन मिलता है और बाकी लोग जल्दी ही जज किए जाएंगे। इधर एज़ेक सिनिस्टर पर गुस्साते हुए उसे मारने को दौड़ती है क्योंकि आज उसकी वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। आयरन मैन ने कहा, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये गॉड बहुत शक्तिशाली है। तुमने देखा नहीं कि ये क्या कर सकता है? इसने एक झटके में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर कैप्टन कहते हैं, हम एक चीज तो कर ही सकते हैं, हमें जब टेस्ट देना ही है तो हमें कैसे भी करके सब ह्यूमंस को कनेक्ट करना होगा ताकि हम सबको इस टेस्ट में पास करवा सकें। जिस पर सर्सी कहती है, ये तुमने अच्छी बात की कैप्टन, मेरे पास इसके लिए एक बेहतर प्लान है जिससे हम सबसे वो करवा सकते हैं जो कि हम करवाना चाहते हैं। इसके लिए मुझे कुछ वक्त और थोड़ी सी इलीगल एक्टिविटी करनी होगी, जिसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूजन। ये वही जगह है जहां इटर्नल्स को कैद करके रखा जाता है। यहीं पर यूरेनोस भी कैद है और इस जेल को ब्रीच करने की हेल्प जैक ऑफ नाइफ्स ने सर्सी के लिए की है, क्योंकि जैक ऑफ नाइफ्स किसी की तरफ से काम नहीं करता है। उसे जो भी मोटी रकम देगा वो उसका काम करेगा। जैक कहता है, तुम जिसकी जेल तोड़वाना चाहती हो वहाँ कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रस्ताव मान गया। वैसे तुम्हें इसकी जरूरत ही क्यों है? ये ना तो कोई पावरफुल इटर्नल है, ना ही इसमें कुछ खास है। तब हम देखते हैं कि ये लोग जिसे जेल से भगाने आए हैं वो दरअसल में स्टार फॉक्स है, जो कि थैनोस का भाई है। स्टार फॉक्स कहता है, तो तुम लोग मुझे निकालने आ गए? वैसे भी इस दुनिया को प्यार की बहुत जरूरत है। स्टार फॉक्स की इन्हीं लाइंस के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे देखना होगा कि कैसे स्टार फॉक्स इस दुनिया को बचाने के लिए की साबित हो सकता है। अब अगर आप चाहो तो मार्वल वर्सेस डीसी का एक क्रॉसओवर भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।